हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पीछे मेरी जो लास्ट वीडियो थी, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, वो 2021 के, जिसमें मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस करे थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पेपर 2 सीडीपी डिस्कस करेंगे 2022 का, जो यूटेट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसलिए करा रही हूँ, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चन और क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की फर्स्ट क्वेश्चन से अपनी आज की वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द सैलेंट फीचर ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। आपसे पूछा जा रहा है विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं। टीचर सेंटर्ड एंड लेक्चर बेस्ड पेडागोजी, चाइल्ड सेंटर्ड एंड लेक्चर बेस्ड पेडागोजी, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, या फिर नन ऑफ द अबव। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं आपको एक टिप देती हूँ जो मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, कि आपको क्वेश्चन का जो आंसर करना है सीडीपी में खास तौर पे, वो करना है जहां पर बच्चे का फायदा हो रहा हो, जहां पर बच्चे को सेंटर में रखकर बात की जा रही हो, जहां बच्चा एक्टिव हो। ठीक है, तो अब आप देखिए इन तीनों ऑप्शन को पहले पढ़िए कि किसमें बच्चे की बात की जा रही है और किसमें बच्चे को एक्टिव कहा जा रहा है। टीचर सेंटर्ड नो, चाइल्ड सेंटर्ड यस, लेक्चर बेस्ड मतलब चाइल्ड सेंटर्ड हो और लेक्चर बेस्ड हो नो, चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड की मीन्स बाल केंद्रित भी हो और गतिविधि आधारित भी हो। तो ऐसा शिक्षण शास्त्र जो होता है वो विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपको पता है कि हमें जब भी क्वेश्चन को आंसर जो करना है सीडीपी के अंदर, मेनली बच्चे को सेंटर में रख के आंसर करना है, बच्चा जिसमें एक्टिव आपको दिखाई दे उसमें आपको उसे आंसर करना है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct with reference to human development? मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Human development means increase in weight and size of a human. Human development is quantitative as well as qualitative. Human development is only quantitative. Human development means only increase in physical organ. देखिए बहुत कॉमन सेंस का बेस क्वेश्चन है ये, तो आई थिंक जी जनरल नॉलेज बेस है, आपको खुद कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं इसमें कि जो मानव विकास से तात्पर्य क्या होता है। क्या मानव का विकास मात्रात्मक होता है खाली, या खाली गुणात्मक होता है, या दोनों होता है, या फिर क्या होता है कि उसके वेट में इंक्रीज होता है जैसे जैसे ह्यूमन का साइज बढ़ता है? ऐसा भी नहीं है। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। जरूरी नहीं है एक पर्सन की जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है तो उसका मीन्स मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से नहीं होता है। मानव विकास से जो तात्पर्य होता है वो होता है आपका क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। जब हम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल प्रोसेस आर इंक्लूडेड अंडर मेंटल डेवलपमेंट। जब मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हम क्या सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेमोरी की बात हो रही है, थिंकिंग की बात हो रही है। मोटिवेशन जो है वो आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, मेंटली डेवलपमेंट नहीं होता है। मोटिवेशन आप अभिप्रेरणा आप किसी को, किसी भी पर्सन को किसी भी रूप में दे सकते हैं, लेकिन मेमोरी और थिंकिंग जो है ये दोनों आपके मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो 1 and 2 इज योर मेंटल डेवलपमेंट अंडर मेंटल प्रोसेस। तो 1 और 2 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द Which of the following fact is true in reference to the principle of human development? निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है, ये पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली आप
आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट का। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है? यस, कंटिन्यूअस होता है इंसान का एक डेवलपमेंट जो है, कभी फिजिकल होता है, कभी मेंटली होता है, तो इसलिए इसे जो है हम ह्यूमन डेवलपमेंट को एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट रेट में होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का स्लो हो रहा है डेवलपमेंट, किसी का हाई रेट पे हो रहा है, तो ये भी डिफरेंट रेट पर होता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट, और कहीं ना कहीं ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो ये तीनों ही फैक्टर जो हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टर्स दैट हिंडर्स लर्निंग प्रोसेस आर। लर्निंग प्रोसेस में जो फैक्टर्स बाधक का काम करते हैं, बाधक कारक है, स्ट्रेस, फैटिग और इंटरेस्ट। देखिए, जब आप तनाव में होंगे, जब आप थके हुए होंगे, स्ट्रेस मीन्स तनाव, फैटिग मीन्स थकान, जब आप तनाव में हो या थके हुए हो, कहीं ना कहीं वो आपके लर्निंग प्रोसेस में एक हिंडर उत्पन्न करेगा, एक बाधक का काम करेगा, ठीक है, रुकावट लाएगा। लेकिन इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो आपके लर्निंग प्रोसेस को और इंक्रीज करता है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप अदर देन ऑल सब्जेक्ट्स उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट जो है लर्निंग प्रोसेस में हिंडर का काम नहीं करता है। तो स्ट्रेस और फैटिग इज योर करेक्ट आंसर 1 and 2। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम और इमेजिनिंग अबाउट समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस। आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो गणित के प्रश्न को हल करना है या किसी के बारे में कल्पना करना है। ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? मतलब आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पे माइंड लगा रहे हो ना, मेंटल बात हो रही है, कॉग्निटिव की बात हो रही है। मीन्स जब आप किसी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे या कोई चीज इमेजिन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां पे मेंटल से रिलेटेड बात हो गई। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि ये बात किसकी कर रहा है, क्या बायोलॉजिकल बात हो रही है या कोई, नो, सोशल बात हो रही है, नो, इमोशनल बात हो रही है, नो, यहाँ पर मेंटल बात हो रही है, दिमागी तौर पे आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे हो। तो कॉग्निटिव के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, थिंकिंग, मेंटल प्रोसेस एंड ऑल। तो जब हम माइंड से रिलेटेड बात करते हैं तो वहां पर हम लेते हैं कॉग्निटिव। तो ये किस प्रक्रिया का उदाहरण है? कॉग्निटिव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स मोर बियॉन्ड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट एंड मोर लॉजिकल वे। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिविजुअल्स की वो कौन सी स्टेज है, किस स्टेज में वो जो है एक लॉजिकल वे में सोचना शुरू करता है, बियॉन्ड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस मीन्स वो अमूर्त और अधिक तार्किक रूप में सोचने लगता है। वो किस अवस्था में आता है? वो आपका होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट मीन्स ये जो थ्योरी हो जाती है जीन पियाजे की, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। SPCF, इसमें हम किसकी बात करते हैं? SPCF की। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बियॉन्ड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है एंड थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट एंड मोर लॉजिकल वे। जब हम ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं और मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं, कॉन्क्रीट से बियॉन्ड चले जाते हैं, तो वहां पर हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इन पियाजे। देखिए पियाजे का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहाँ से है? पियाजे से, पियाजे की थ्योरी से है कि जो पियाजे की थ्योरी है अप्लाइड इन स्टूडेंट टीचिंग स्टूडेंट कि बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन से विचार प्रयुक्त किए जा सकते हैं। क्या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होनी चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। कंसीडर द चाइल्ड नॉलेज एंड लेवल ऑफ थिंकिंग, बच्चे की नॉलेज और जो थिंकिंग का लेवल है उसको कंसीडर करना चाहिए। यूज ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट, सतत आकलन का प्रयोग होना चाहिए। टर्न द क्लासरूम इनटू अ सेटिंग है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, क्लासरूम को किस में चेंज कर देना चाहिए? एक्सप्लोर करो और डिस्कवरी करो। तो ये चारों ही ऑप्शन अपने आप में करेक्ट हैं जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत में इस तरीके के विचार प्रयुक्त किए गए हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि हमें बच्चे को जो है सृजनावादी उपागम का प्रयोग करना सिखाना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लानी है,
बच्चे की नॉलेज को कंसीडर भी करना है, उसके थिंकिंग लेवल को भी ध्यान में रखना है, कंटिन्यूअस असेसमेंट भी करना है, और क्लासरूम को एक्सप्लोर और डिस्कवरी की सेटिंग इस तरीके से हो जाए कि वो डिस्कवरी और एक्सप्लोर करके सीख सके। क्लासरूम की सेटिंग हमें इस तरह से करनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if a student does not have willingness if a student does not have willingness to study then you cannot expect, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उससे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते। कहते हैं ना कि ये बच्चा एवरेज है, ठीक है, ठीक ठाक पढ़ता है तो नंबर भी ठीक ठाक ही ले आता है। तो यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है, लर्निंग के किस प्रिंसिपल को दर्शाता है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, कि मीन्स इसे जितना आता है वो उतना ही कर रहा है, जितना तत्पर है उतना वो लाता है। तत्परता का नियम ये कहलाता है कि जब किसी के अंदर किसी चीज को पाने की चाह नहीं है तो हम सोचते हैं कि ठीक है ये उतना तत्पर नहीं है काम को लेकर, तो ये जो लर्निंग का प्रिंसिपल होता है वो होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो 9th का जो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ रेडीनेस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ अ स्टूडेंट सडनली gets a solution of a problem while trying to solve that problem then this type of learning is called as, means किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का हल ढूंढ लेता है तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? अचानक से उसने मतलब वो चाह रहा था किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना और अचानक से उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए अचानक से, तो उस अधिगम को हम कहते हैं आपका अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, मीन्स लर्निंग बाय इनसाइट, कि एकदम से उसको इंट्यूशन हुई नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आई थिंक इसका आंसर ये हो सकता है, एकदम से आपके अंतर्मन से आवाज आई। जैसे कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें चारों ऑप्शन में आंसर नहीं पता होते, लेकिन हमारी गट फीलिंग्स ये कहती है कि नहीं इसका आंसर ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा तो कहीं पढ़ा है, तो उसे उसका कहीं ना कहीं आंसर कुछ परसेंट मिल जाता है कि हाँ हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो जो 10th का आंसर होगा वो होगा लर्निंग बाय इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ इन अ क्लास अ स्टूडेंट कंपेयर्स वेरियस आंसर्स एंड जज विच इज द बेस्ट आंसर देन दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर सर्वश्रेष्ठ है, तो ये किस प्रकार का चिंतन है? तो क्या कर रहा है इस केस में? वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, कंपेयर कर रहा है वेरियस आंसर्स को, फिर उसके बाद जज कर रहा है बेस्ट आंसर निकालने के लिए, तो वो होती है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो 11th का आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ स्टूडेंट कैन मेक गुड ट्यून of a song and he also interact with other students, help others and has a very good social circle, then he is good at which intellectual skills? तो वो किस स्किल में है? सबसे पहले तो वो इसमें बात कर रहे हैं सॉन्ग की, कि वो अच्छा गाता है, और दूसरी बात कर रहे हैं कि वो एक सोशल है, तो कहीं ना कहीं वो आपस में बातचीत अच्छी करता है, गुड है, उसका इंटेलेक्चुअल स्किल अच्छा है। तो म्यूजिकल की बात हो रही है और इंटरेक्शनल की बात हो रही है, इंटरपर्सनल की बात हो रही है। इंटरेक्शनल इंटेलेक्चुअल मीन्स इंटरपर्सनल, जब हम औरों के साथ एक सोशल होकर अच्छा सा अपना सर्कल डेवलप कर लेते हैं, जब कोई हमें समझता है, हम दूसरों को समझते हैं, हमारा एक सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, तो वो उसे इंटरपर्सनल बोलते हैं, और सॉन्ग में अगर कोई अच्छा है तो उसे हम म्यूजिकल बोलते हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हुए वो कौन कौन से हुए? म्यूजिकल एंड इंटरपर्सनल। म्यूजिकल एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल जब होता है जब हम खुद को समझ रहे हैं, खुद से बातचीत कर रहे हैं, अपने मन में ही हमारे कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है, अपने आप से बात करते हैं, तब इंट्रापर्सनल होता है। वर्बल, जहां हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो वहाँ वर्ड्स वो वर्बल हो जाता है। तो अभी यहाँ बात किसकी हो रही है? म्यूजिकल की और इंटरपर्सनल की। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस टेस्ट? कि इसमें से इंटेलिजेंस टेस्ट का कौन सा सही ऑप्शन है? इंटेलिजेंस टेस्ट ओनली वर्बल? नो।
Non-verbal intelligent test have many statements. No. We can use intelligent test in any age group. We can use intelligent test only on the age group for which it is developed. आपको intelligent test उसी age group से पूछना है, उसी age बुद्धि परीक्षण उसके संदर्भ में से होता है कि जिस आयु वर्ग के लिए बनाया गया है उसी आयु वर्ग पे वो अप्लाई किया जा सके। अब आप नर्सरी के बच्चे से 6 क्लास का क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, तो इसलिए इंटेलिजेंट टेस्ट ओनली ऑन द एज ग्रुप, उसके उसी एज ग्रुप पे डिपेंड करता है जिसके लिए वो बना है। तो ये हुए क्वेश्चन 13। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो और क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये आज के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे अच्छे से। आप इसको एक बार देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार देखिए वीडियो, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो सके। यूटेट पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है बहुत अच्छे से लास्ट टाइम पे, आप सब कुछ कवर अभी भी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।